लिख रही है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। तो हमने देखा कि पेयरिंग हो गई एनाफेज फर्स्ट में, सॉरी प्रोफेज फर्स्ट में, एंड देन एनाफेज फर्स्ट में जो सेग्रीगेशन पैटर्न है वो 3 टाइप का हो सकता है, दिस ओपेक, या आप इसको इस तरीके से सेग्रीगेशन हो सकता है, या फिर हॉरिजेंटल मैनर में हो सकता है, या फिर इस तरीके से वर्टिकल मैनर में हो सकता है, इन विच जो सेग्रीगेशन 2 है, एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन, इट इज अ रेयर, बिकॉज जो होमोलोगस वन है वो एक साथ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो होमोलोगस है वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में जब ये सेग्रीगेशन हो गया तो क्या हुआ, ये डॉटर सेल बन गई, एक ये डॉटर सेल बनी और एक ये डॉटर सेल बनी, 2 डॉटर सेल बनी। अब देन एनाफेज 2, एनाफेज में 2 में 2 से फिर 4 बनेंगी, ओके। और यहाँ पर जब एनाफेज 2 होता है तो हमने जैसे मियोसिस फर्स्ट में देखा, वैसे ही सेकेंड में अब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि होमोलोगस तो अब बचे ही नहीं। अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम थे अब वो मेटामेरिक प्लेट पे आ जाते हैं, इस तरीके से मेटामेरिक प्लेट पे आ गए, यानी कि ये मान लीजिए ये N1 है और ये N2 है, ओके। तो अब इनके सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए और फिर ब्रेक हुआ है, यानी ये तो मेटाफेज की कंडीशन थी। एनाफेज में अब क्या हुआ, क्रोमेटिड्स, सॉरी सेंट्रोमियर ब्रेक हुए, सेंट्रोमियर ब्रेक हुए तो क्रोमेटिड्स डिवाइड हो गए, हाफ क्रोमेटिड्स एक डायरेक्शन में चले गए और हाफ क्रोमेटिड्स एक डायरेक्शन में चले गए। देखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। क्या है कि मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम सेपरेट होते, बट मियोसिस सेकेंड में, एनाफेज सेकेंड में क्रोमेटिड्स सेपरेट होते। क्रोमोसोम तो सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, 2 है तो 2 ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, अब क्रोमेटिड्स ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक होगा, तो हाफ क्रोमेटिड्स अपर साइड चले जाएंगे, मतलब एक पोल पे चले जाएंगे, और हाफ क्रोमेटिड्स दूसरे पोल पे चले जाएंगे। तो इसके पास भी N1 रहेगा और इसके पास N2, मतलब N1 N2 दोनों के पास रहेंगे। ऐसा नहीं कि N1 एक तरफ चला गया और N2 एक तरफ चला गया, दोनों के पास N1 N2 रहेंगे। इसको समझाने का मतलब ये था कि ये जो D, ये जो दिख रहा है इसमें देखिए N1 N2 ये एक सेल बनी होगी, ये N1 N2 ये दूसरी सेल बनी होगी, वो किससे बनी होगी, ये अब जो ऊपर साइड वाला N1 N2 है इससे बनी होगी आफ्टर एनाफेज 2। उसी तरीके से जो नीचे T2 T1 है इससे 2 सेल बनी होगी, एक ये और एक ये, यानी कि 1 and 2 ये मिला किससे, इस वाले से मिला। देन 3 and 4 ये मिला किससे, इस वाले से मिला। तो ये 4 सेल मिली आफ्टर एनाफेज 2 और चारों सेल में वायबल गैमेट्स होंगे। क्यों वायबल होंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है कहीं पर। N1 N2 तो नॉर्मल है, यहाँ पर N1 N2 तो नॉर्मल है। दूसरा यहाँ पर ट्रांसलोकेटेड 1 है, ट्रांसलोकेटेड 2 है, लेकिन इनमें किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन या डिलीशन नहीं है। ए बी है तो ए बी सिंगल कॉपी है, सी डी है तो सी डी सिंगल कॉपी है, उसी तरीके से ई एफ जी है तो सिंगल कॉपी है। तो ये अपने फिनोटाइप शो करेंगे, ये भी अपने फिनोटाइप शो करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कॉपी है इनकी, सेम ये भी कंडीशन है, ये भी नॉर्मल कॉपी है, ये भी नॉर्मल कॉपी है। तो इसलिए अल्टरनेट सेग्रीगेशन में ऑल द गैमेट्स आर वायबल गैमेट्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब एडजेसेंट वन में देखते हैं, एडजेसेंट वन में देखिए N1 और T2 इससे 2 सेल बनी होगी, ये दोनों, तो यानी फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें एक के पास N1T2 होगा, दूसरे के पास भी N1T2 होगा। बट कंडीशन देखिए यहाँ पर जो सेगमेंट है in which EFG it is duplicated, here EFG it is duplicated, if it is duplicated तो वायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, यानी कि अब ये जेनेटिक इम्बैलेंस शो करेंगे। जेनेटिक इम्बैलेंस शो करेंगे तो फिर ये कोई भी फिनोटाइप नहीं शो कर पाएंगे, तो इसलिए ये नॉन वायबल होंगे। यहाँ पर देखिए आप जो QRS है, इट इज डुप्लीकेटेड, QRS इज डुप्लीकेटेड, तो दे ऑल्सो शो जेनेटिक इम्बैलेंस। So adjacent one segregation produce all the non-viable gametes. Likewise adjacent two में भी आपको देखेंगे N1T1 है, तो they produce non-viable. This is duplicated region. This is duplicated region, and this is a duplicated region. So all the chromosome contain duplicated region या duplicated segment of the gene, therefore they are non-viable. So in an adjacent one segregation and adjacent two segregation, they all produce non-viable gametes. Only alternate segregation produce viable gametes. So if the division is this type, then they will produce viable gametes. If the segregation is horizontal या फिर vertical, they will produce non-viable gametes. तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डायग्राम दे देगा, आपसे सेग्रीगेशन पैटर्न पूछ लेगा, या फिर सेग्रीगेशन पैटर्न बना के देगा और पूछेगा कि नॉन वायबल मिलेंगे कि वायबल मिलेंगे। ओके, तो सर नॉन वायबल एक बार बता देते हैं। ओके, तो सबसे बैक आते हैं। नॉन वायबल क्यों मिल रहे हैं, इसका भी रीजन देखिए। वायबल और नॉन वायबल की कंडीशन क्यों होगी, जब ये डिवीजन इस तरीके से हो रहा है तो ये सेल बन रही है और एक ये सेल बन रही है, और ये सेल से फिर दो इससे सेल बनेगी आफ्टर मियोसिस 2, और आफ्टर मियोसिस 2 इससे दो सेल बनेगी, तो 1 and 2, दिस इज बिकॉज ऑफ N1 N2, ये जो अपर वाली है, और 3 and 4 दिस इज बिकॉज ऑफ दिस जो लोअर साइड वाली है। तो इनसे वायबल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि दे कंटेन सिंगल कॉपी ऑफ ऑल द जीन, सिंगल कॉपी ऑफ ऑल द जीन, सबके पास सिंगल कॉपी है हर चीज की। तो ये ज्यादा से ज्यादा, अगर जो ट्रांसलोकेटेड सीक्वेंस है तो ज्यादा से ज्यादा पोजीशन इफेक्ट शो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिनोटाइप तो ये अपना शो ही करेंगे, ई अपना फिनोटाइप शो करेगा, मतलब ई प्रोटीन बनाएगा, ई एंजाइम बनाएगा, एफ अपना एंजाइम बनाएगा। बट एडजेसेंट 2 में देखिए, जब हॉरिजेंटल सेग्रीगेशन हुआ तो फिर ये जो रीजन मिले, अब दे कंटेन डुप्लीकेटेड रीजन। डुप्लीकेटेड कौन से, ई एफ एंड जी, ई एफ एंड जी। इफ द कॉपी ऑफ जीन बिकम डुप्लीकेटेड, तो ये क्या शो करेंगे, जेनेटिक इम्बैलेंस शो करेंगे। जेनेटिक इम्बैलेंस शो करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन हो सकता है ओवर एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है, या गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, जिसके कारण जेनेटिक इम्बैलेंस होगा। तो जेनेटिक इम्बैलेंस के कारण जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दे ऑल आर नॉन वायबल। मतलब नॉन वायबल इसलिए कहा जा रहा है इनको, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड है, कॉपी ऑफ जीन जो है इनके पास ज्यादा है। या अगर डुप्लीकेटेड भी ना करें, ठीक है, मान लीजिए कि हम डुप्लीकेटेड नहीं कहते, तो भी इनके पास कुछ रीजन नहीं है, दे हैव सम लॉस्ट रीजन। कौन कौन से, QRS N1 में और N2 में। मतलब इस सेल में देखिए तो QRS नहीं है, इस सेल में देखिए तो आपको QRS नहीं मिलेगा, तो क्या है, जीन लॉस्ट है, मिसिंग है। तो मिसिंग होंगे तो भी नॉन वायबिलिटी शो करेंगे,
उसी तरीके से हम देखें T1 और N2 में यहाँ पर लॉस्ट है, कौन सा सेगमेंट लॉस्ट है? EFG सेगमेंट लॉस्ट है। तो जब ये सेगमेंट लॉस्ट है, डिलीटेड है, तो भी ये नॉन वायबिलिटी शो करेगा। तो वायबिलिटी और नॉन वायबिलिटी डिपेंड ऑन द जेनेटिक इम्बैलेंस। कि हो सकता है कि रीजन कोई डिलीटेड हो या रीजन कोई भी डुप्लीकेटेड हो। सेम कंडीशन एडिशन 2 में भी है, यहाँ पर भी कुछ सेगमेंट, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन देखिए यहाँ पर कि QRS तो है लेकिन बाकी रीजन जो है वो लॉस्ट हो गए। MNOP वो एब्सेंट है, मिसिंग है, MNOP मिसिंग है। सेम यहाँ पर ABCD मिसिंग है, यहाँ पर भी ABCD मिसिंग है। तो सेगमेंट मिसिंग है या एडेड है जिसके कारण ये नॉन वायबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन तो हमें पता चल गया कि एक तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में जो एक्सचेंज है वो 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बीच में होता है। दे आर नॉन होमोलोगस वन बट दे आर एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब कि दे हैव दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ओके, मतलब कि जो सेंट्रोमियर है इट इज एट द टर्मिनल पोजीशन। तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो जब दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं तो दे विल फ्यूज टू फॉर्म मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मान लीजिए कि एक ये क्रोमोसोम था, दूसरा क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक ये है, और यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये एक दूसरे से फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद इन्होंने एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बना लिया। तो इस तरीके के एक्सचेंज को कहते हैं रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय साइटोलॉजिस्ट FW रॉबर्टसन। ओके, तो कैसे होता है इसमें, देखिए इस तरीके से, दिस इज द वन क्रोमोसोम, दिस इज अदर वन, both are non-homologous but they both are acrocentric because centromere present in the terminal position. Okay, तो अब ये एक दूसरे से फ्यूज होंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन से क्या हुआ कि एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बना और एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन में। कैसे इंपॉर्टेंस है कि इसके कारण क्या होता है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, या फिर टर्नर सिंड्रोम के केस में ये फिर कोई क्रोमोसोम लॉस्ट हो सकता है। तो ये जो जितने सिंड्रोम हैं उनका रीजन ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे चिंपैंजी है, एप्स है, इनके जो क्रोमोसोम नंबर है दे हैव 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वाइल जो ह्यूमन है दे हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट ह्यूमन के केस में देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब कि वो क्रोमोसोम जो कि चिंपैंजी या मंकी में या फिर एप में रहे होंगे, जो कि ट्रांसलोकेशन के कारण इसमें फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के कारण वो मेटासेंट्रिक हो गए और उनमें एक्रोसेंट्रिक थे। तो जिसके कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कम हो गए, और बाकी में मतलब चिंपैंजी और एप जो भी हमसे ज़्यादा रिलेटेड है उनमें ज़्यादा है। तो एक ये रीज़न हो सकता है। तो इवोल्यूशन स्टडी में भी रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन को मीडियम माना गया है। मतलब ट्रांसलोकेशन के कारण इवोल्यूशन प्रोड्यूस हो सकता है। इवन
किसी भी एक्सचेंज के कारण इवोल्यूशन प्रोड्यूस हो सकता है। इवोल्यूशन में म्यूटेशन इज अ रॉ मटेरियल। ओके, तो म्यूटेशन किसी वजह से भी हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी हो सकता है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप आज डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन या जो भी बचा होगा इसमें करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.